जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने वर्ब का पार्ट 2 को लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझा वर्ब होती क्या है, वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे और वर्ब को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसके बारे में समझा। आज हम समझेंगे उनके भागों के बारे में, पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश के मास्टर क्लास चैनल में, जहां पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए, जहां पर रूल्स का रट्टा मारना नहीं, खेल खेल में इंग्लिश को समझना है और उसको परीक्षा में उपयोग में लाना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस वीडियो सीरीज के वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। ये कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है तथा कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप जब इस वीडियो सीरीज को पढ़ें तो प्रत्येक वीडियो के लिए आप अपने साथ में एक नोटबुक रखें और इसकी जो पास में स्लाइडें जा रही है उसका नोट्स बनाते हुए चले। ये आपको पढ़ने में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो हमने पढ़ा था कि वर्ब को कितने भागों में बांटा जाए, तो उसमें पहला भाग बताया था फंक्शन के आधार पर वर्ब को बांटा जा सकता है, कार्य के आधार पर वर्ब को बांटा जा सकता है। कार्य के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा जाता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को दूसरा नाम कहते हैं लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी में नाम है मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब का जो हिंदी में नाम है वो सहायक क्रिया है। अब इस सबको मेन वर्ब को इसमें से निकालते हैं और उसको विस्तार से पढ़ते हैं। मेन वर्ब की परिभाषा बनती है, अ मेन वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज कंप्लीट मीनिंग इन इटसेल्फ एंड एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अर्थात मेन वर्ब वह मुख्य क्रिया होती है जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है, जैसे राइट लिखना। लिखना अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है, मतलब कोई कुछ लिख रहा है वो पता चल जाता है। प्ले खेलना, अर्थात जब हम किसी मेन वर्ब को बोलते हैं तो वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता है, सामने वाले को बात समझ में जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलते हैं इसको मेन वर्ब को और विस्तार से समझने में जाते हैं। मेन वर्ब को हम 3 भागों में अलग अलग करके समझ सकते हैं। पहला है एक्शन, दूसरा है स्टेट और कंडीशन और तीसरा है सेंटेंस को पूरा अर्थ समझाने में समर्थ में। तो पहला लेते हैं एक्शन वर्ब के रूप में, कार्यवाचक क्रिया के रूप में, जहां पर आपको मेन वर्ब क्या करेगी, आपको फिजिकल और मेंटल एक्शन को बताएगी। जैसे सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिख रही है, तो पत्र लिखने की क्रिया बता रही है, तो ये क्या हो गई, एक्शन वर्ड हो गया। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने की क्रिया बताई, तो ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। वहीं पर आई थिंक क्लियरली, अब दौड़ना और लिखना दोनों दिख रहा था, पर थिंक ये सोचना कोई दिख नहीं सकता, वो दिमाग में चलने वाली हलचलें हैं, तो उसको क्या कहा गया, मेंटल एक्शन में रखा गया, तो वो भी क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। अब स्टेट यानी स्थिति बताने वाले वर्ब सॉरी स्थिति बताने, जहां पर एक्शन नहीं हो परंतु स्थिति बता रही हो। जैसे इसमें कुछ हम वर्ड्स को लेते हैं जिनका हम सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, जो है नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड, सीम और बिलीव। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सी नोज द आंसर, वह उत्तर जानती है। सी वह उत्तर जानती है, ये क्या हो गई, अवस्था हो गई। आई बिलीव यू, मुझे आप पर विश्वास है, तो ये क्या हो गई, अवस्था हो गई। इसको समझ गए आप होंगे। अब चलते हैं, एक मेन वर्ब अपने आप में पूरे सेंटेंस का अर्थ बता सकती है, ये आप समझ गए होंगे, बिना ऑक्सिलरी वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब की सहायता लिए हुए। इसको तो आप मैंने पहले वाक्य में बता दिया था कि जैसे प्ले, तो खेलना, खेलना अपने आप में क्या हो गया, पूर्ण अर्थ दे रहा है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब चलते समझते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को समझना शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की जो या हेल्पिंग वर्ब की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन एंड नेगेटिव। सरल शब्दों में कहूं तो मैं समझाऊं आपको, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ये होता है मेन वर्ब की हेल्प करना। वह क्रिया है, वो सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया की हेल्प करती है। जैसे उसको समझाने में, किसको समझाने में, उसका वॉइस बताने में, उसका टेंस बताने में, उसका मूड बताने में, उसका क्वेश्चन समझाने में, या उसकी नेगेटिविटी समझाने में या पॉजिटिविटी समझाने में जो हेल्प करे उसको क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 भागों में अलग अलग करके समझ सकते हैं, इसको 2 भागों में विभक्त करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम 3 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सी, बी, हैव और डू। बी में हम कौन कौन से रखते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर,
वहीं पर हैव में फॉर्मल कौन से रखेंगे, हैज, हैव और हैड। वहीं पर डू में डू, डज और डीड को। अब समझते हैं हम बी फॉर्म का उपयोग कहां कहां करते हैं। तो सबसे पहले उपयोग करते हैं कंटिन्यूस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो। पैसिव वॉइस में इसका उपयोग करते हैं। वहीं पर स्टेट बताने, स्थिति बताने में भी हम बी फॉर्म का उपयोग करते हैं। जब बी वर्ड मुख्य शब्द के तौर पे आए तो वो एक मेन वर्ब बन जाता है। अब समझते हैं हैव फॉर्म को। हैव में तीन शब्द है, हैज, हैव और हैड को। अब हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहां कहां होता है वो समझिएगा। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में कौन कौन से टेंस हुए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। समझे मेरी बात। और कहां बताएगा हैज और हैड का प्रयोग कहां होगा, जहां पे पोजीशन बताना हो, अधिकार बताना हो कि मेरी वस्तु है। जैसे सी हैज ए कार, वह कार रखती है, तो कार के ऊपर किसका अधिकार है, उसका, उस लड़की का अधिकार है। तो जहां पोजीशन बताना हो वहां पर भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। समझे मेरी बात। चलते हैं हम डू को समझने के लिए। डू का प्रयोग हम समझते हैं। डू में कौन कौन से आएंगे, डू, डज और डिड। पहला है क्वेश्चन करने में, प्रश्न पूछने में। दूसरा है किसी में नकारात्मकता फैलाने में। दूसरा एम्फेसिस यानी दबाव देने में। और एक्शन कोई क्रिया बताने में। जैसे कुछ में समझेंगे डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। नेगेटिविटी डज, ही डज नॉट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। वो बताने में एम्फेसिस आई डू बिलीव यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। करना, करने को बताने के किसने कौन सा वर्ड आया, डू। वहीं पर एक्शन वर्ड में, एक्शन में लेंगे क्या हो गया, आई डू माई वर्क, मैं मेरा काम कर रहा हूं। अब रूल्स लिखे हुए, प्रेजेंट टेंस हो तो डू और डज का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस हो तो डीड का प्रयोग करते हैं, और डीड के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे सिंपल से रूल्स को आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब चलते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। मैंने आपको पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। अब मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझा रहा हूं। मॉडल कौन कौन से हैं यहाँ पे, मुख्य तौर पे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, सेल, विल, वुड और टू आदि, इसको क्या कहा जाता है, मॉडल कहा जाता है। अब आपको मैंने यहाँ पे पूरी अच्छी तरह समझाया है कौन सा मॉडल कौन सी प्रतिक्रिया में हमको यूज करना है। कैन का प्रयोग जब किसी वाक्य में क्षमता बतानी हो यानी कि एबिलिटी बतानी हो तो कैन का प्रयोग करना है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब पिछली कोई घटना है, पिछली कोई क्षमता है, उसको बताने के लिए हमको कुड को प्रयोग करना है। वहीं पर हमको आदर के साथ में किसी से क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। मे का प्रयोग परमिशन मांगने के लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। माइट का प्रयोग वीक पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मे और माइट में फर्क क्या है, मे और मे में जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई है और माइट में पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या है, वीक है। मस्ट का ऑब्लिगेशन करने में, शुड का किसी को सलाह देने में, विल का किसी को फ्यूचर बताने के लिए या किसी की भावना या किसी में विश्वास बताने के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। वुड का किसी पिछली घटना के आदत के बारे में, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। सेल का प्रयोग फ्यूचर के लिए करते हैं और टू का आपका कर्तव्य या ड्यूटी बताने के लिए करते हैं। तो इसका नोट्स बना दीजिएगा, इसको थोड़ा रट लीजिएगा जो काम में आएगा। आज की क्लास यहीं तक, कल और मैं वर्ब की नई फॉर्म के साथ में समझाने आने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।